और ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है कि जहाँ जहाँ पे भी कोई ड्रग होगी या मेडिसिन होगी, सही, वहाँ पे कोई इलीगैलिटी ना आए, इस चीज़ को इंश्योर कराना है। अब एक स्टोर वाला अगर उसको डिस्काउंट नहीं दे रहा, ठीक है, वो लीगली वो डिस्काउंट का पाबंद नहीं है, डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो भी लीगल है। और अनरजिस्टर्ड जो मेडिसिन है जो ड्रैप ने रजिस्टर नहीं की, जिसकी सज़ा करोड़ों में है और जुर्माने करोड़ों में और सज़ाएं सालों में है, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स मार्केट में आते हैं। बहुत सारे इलीगल चैनल्स हैं जिसके ज़रिए आते हैं और हम ड्रग इंस्पेक्टर उस चैनल को क्रैक करते हैं, ठीक है, डिकोड करते हैं। गाँव का जो सिलसिला होता है, गाँव के अंदर भी बहुत सारे लोग खोल के बैठे होते हैं, वो अपनी मर्जी से मेडिसिन दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है या वहाँ तक पहुँच नहीं है? एक तो आपकी फिक्स सैलरी होती है ड्रग इंस्पेक्टर जी जी, और एक अंडर द टेबल होती है वो कितनी हो जाती है? सवाल थोड़ा सा आपको चुभेगा, चलें देख लेते हैं लेकिन पूछना चाह रहा हूँ मैं जी जी कि कोई भी बंदा है गवर्नमेंट का कोई जॉब करता है, एज सच वो कौम का मुलाजिम है, लेकिन जैसे ही वो अपने रेड पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जैसे हमारी पुलिस है, वहाँ जाके वो मुलाजिम नहीं होते, वो जल्लाद बन जाते हैं। ये एलिमेंट कैसे पैदा होता है? एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, आम कोई बंदा चले उसको दे देते हैं, नारकोटिक है, स्टेरॉइड है, और ख़ास तौर पे उन्होंने एम्फसाइज किया एंटीबायोटिक पे, एंटीबायोटिक दे देते हैं और कोई भी बंदा जाए 4th जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, लास्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, एक बंदे को लगनी पहली दूसरी जनरेशन है, उसको आखिरी जनरेशन जिसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे वो दे देते हैं। तो इसको हमने काउंटर करना है, इस पे एक्शन लेना है। पिछले 1-1.5 महीने पहले हमारे डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब और उनकी हिदायत पे हम लोगों ने बहुत बड़ी एक्टिविटी की, सक्सेसफुल रेट था। हमने इंटेलिजेंस को गैदर किया, हमने ऑर्डर प्लेस किया और वहाँ से जाके उन्होंने हमें बुलाया कि मंडी बहादी में यहाँ से वो आप ले लें मेडिसिन। हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, लोकेशन लॉक की और हमने वहाँ पे रेड कर दिया और वहाँ पे पूरा घर था जहाँ पे जाली पायोडीन बन रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, हम हाज़िर खिदमत हैं पॉडकास्ट की एक नई किस्त के साथ और नए मेहमान के साथ जो इंतहाई अपनी फील्ड के साथ सिंसियर हैं और ड्रग इंस्पेक्टर हैं। इस वक्त चूनिया के अंदर, तहसील चूनिया के अंदर वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, राइटर भी हैं और बहुत अच्छा काम मुआशरे के अंदर एक्टिव होकर जो कर रहे हैं। जनाब लाइकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके साथ उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है, मिजाज कैसे? बस दुआएं आपकी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, इंतहाई कीमती वक्त में से आपने अपना वक्त दिया, अल्लाह आपको सलामत रखें। सबसे पहले नाज़रीन को आप अपना शॉर्ट सा एक तारुफ करवा दें कि आपकी तालीम के हवाले से और जॉब तक जो आपका सफ़र है वो कैसा रहा। अच्छा, मेरा नाम तो आपने बता दिया, लाइकुर रहमान ख़ान। मेरी जो ग्रेजुएशन है वह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, ठीक है, 2012 से 2017 का मेरा बैच था। 2017 में जब हम पास आउट हुए तो उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर किया। 2018 में हमने उसका रिटर्न क्लियर कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू था, उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट मेरी पहली थी डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है जी जी। तो यहाँ से 3 hours अवे फ्रॉम लाहौर और बड़ा अच्छा ज़िला है वो। तो तहसील फालिया में THQ हॉस्पिटल में तकरीबन 1 साल गुजारा, सर्व किया और बड़ी दिली खुशी हुई वहाँ पे पेशेंट्स की खिदमत करके, मेडिसिन के हवाले से काम करके। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट हो गई डिस्ट्रिक्ट कसूर में एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। तकरीबन 2 साल के लिए मैंने वहाँ पे सर्व किया तहसील चूनिया में। बहुत अच्छा टेन्योर गुजरा और कई ऐसे इकदाम थे जो करना चाहता था वो किए। फिर 1 साल के लिए सर्व किया डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब में तहसील सांगला हिल में एज अ ड्रग इंस्पेक्टर और अब फिर से तहसील चूनिया डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर सर्व कर रहा हूँ। तो ये जो है मेरा प्रोफेशनल जर्नी था। उसके अलावा कुछ काम कर रहा हूँ साइड पे, जैसे कुछ बुक्स हैं वो लिखी हैं, अपना यूट्यूब चैनल बुक्स लिख चुके हैं आप अभी तक? बुक्स मैंने टोटल लिखी हैं 4 बुक्स लिखी हैं। और वो रेलिवेंट टू माय फील्ड है, जो है फार्मेसी की है। उसमें चूँकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी तरह ये ख्वाब लेके आते हैं कि हम कुछ बनेंगे और मुआशरे को सर्व करेंगे, लेकिन उनके पास कोई कंक्रीट गाइडेंस नहीं होती। मुनीब भाई आपको भी पता है, हम लोग भी एक अरसे में साथ प्रिपरेशन करते रहे हैं कुछ इम्तहानात की। बिल्कुल।
तो बड़े लोग हैं जो वो मेंटोरशिप और वो चीज़ सीख करते हैं, उनको चाहिए होती है। तो फिर जब मैं एक चीज़ से गुजरा हूँ तो मैंने कोशिश की कि वो सारी जो चीज़ है ना उसको मैं बुक्स की फॉर्म में उन तक मुहैया कर दूँ, ताकि फिर उनको दोबारा से वो स्ट्रगल ना करनी पड़े जो शायद मुझे करनी पड़ी। और वो अनवांटेड स्ट्रगल है, मैं चाहता हूँ उसमें लोगों का टाइम भी सेव हो, लोग मेहनत भी कम लगे, लेकिन वो अपने अपने मंजिलों तक जिसमें वो एम करते हैं वो पहुँच सकें। स्टूडेंट्स की आसानी के लिए आपने जी वो काम उसमें किया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के लिए जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स हमारे हुए उसके लिए वो सारी बुक्स लिखी हैं, सिलेबस बेस्ड भी हैं, उसके अलावा मॉडल पेपर्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इन डेप्थ चीज़ें हैं। वो जो आपने एक क्रीम है पेपर्स की, जी वो निकाल के स्टूडेंट्स के लिए मुहैया कर दी है। बस वो ये कि मुझे लगा कि ये ज़रूरत है, स्पेस है, बनती है और चाहिए पाकिस्तान स्पेसिफिक सिलेबस के मुताबिक। और जो फार्मासिस्ट हैं मेरी, मतलब एक लोग पूछते हैं मुझसे, लेकिन मेरा बहुत दिली लगाव है इनसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लोग वो हैं जो कि सोसाइटी के हेल्थ के डिपार्टमेंट को ऊपर लेके जा सकते हैं। फार्मासिस्ट को अगर गाइडेंस सही मिल जाए ना, तो वो गाइडेंस प्लस उसका जो पैशन है, वो जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे वो बहुत बड़े मैसिव चेंजेस लेके आ सकता है। वो चाहे पब्लिक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे उसकी सप्लाई है, चाहे उस मेडिसिन की मार्केटिंग है, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल्स की या कुछ, कहीं पे भी जहाँ पे हम देख लें फार्मासिस्ट का रोल है। बस उसकी रिकग्निशन जो है और वो सही रास्ता जो वो दिखाने की ज़रूरत है, वो कोशिश मैं करता हूँ कि वो हर तरह से बुक्स की फॉर्म में, अगर वो पब्लिक में जाना चाहता है, कोई प्राइवेट है, तो उसके लिए भी कोशिश करता हूँ कि उनको। बेहतरीन। आप काफ़ी अरसे से माशाल्लाह ड्रग इंस्पेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसकी जो पावर्स हैं सबसे पहले वो जिक्र कर दें ताकि आगे बात करना और लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। जी अच्छा, जो एक ले मैंने मैं उसको समझा दूं कि एक ड्रग इंस्पेक्टर क्या है। ठीक है, हम लोग जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उसके अंडर है डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल, हम उसके अंडर आते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर इस वक्त सुहेल साहब हैं, मोहम्मद सुहेल डीजी ड्रग कंट्रोल हैं, और हमारे चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब हैं अजहर जमाल सलीमी साहब, बहुत कॉम्पिटेंट है। तो उनके अंडर फिर ये हम सारे इंस्पेक्टर्स जो हैं, हर तहसील लेवल के ऊपर एक इंस्पेक्टर है। ठीक है, और ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है कि जहाँ जहाँ पे भी कोई ड्रग होगी या मेडिसिन होगी, सही, वहाँ पे कोई इलीगैलिटी ना आए, इस चीज़ को इंश्योर कराना है। सेल में कोई इलीगल ना चीज़ हो, उसकी स्टॉकिंग में कोई चीज़ ना हो, या एग्जिबिटिंग फॉर सेल हम कहते हैं कि बेचने की मकसद से रखा हुआ स्टॉक जो उसमें कोई इलीगैलिटी ना हो, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इलीगल ना हो, जाली अद्वियात ना बने। जाली जो कई लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं जी हम पे दवाई का असर नहीं होता। एक तो हो गया कि चलो रेजिस्टेंस आ गई, लेकिन कई अनासिर हम ऐसे पकड़ते हैं जो माफियाज हैं कि जो जाली मेडिसिन बना भी रहे हैं, उनको भी ड्रग इंस्पेक्टर ने पकड़ना है। हमारे पास एक मुकम्मल आइन है, कानून है, उसको हम कहते हैं द ड्रग्स एक्ट 1976 1976 का। इस ड्रग एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है ड्रग इंस्पेक्टर ने, और इसमें सेक्शन 18 है जो पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर को डील करता है। वो सारी पावर्स कि आप कहीं पे जाके जो आपका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसमें आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, चाहे कोई बिल्डिंग है, कोई फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, जहाँ जहाँ ड्रग है, कोई मैन्युफैक्चर हो रही है, आपको लगता है यहाँ पे ऑफेंस हो सकता है, वो आप सीज कर लेते हैं। उसके फिर अपने SOPs रेगुलेशन, मेडिसिन की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको भी आप डील करते हैं। जो मेडिसिन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, उसके लिए आपको लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ते हैं। उसके हमारे और डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे फेडरल लेवल के ऊपर हमारे पास ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसके कुछ उधर से आपको लाइसेंसेस वगैरह आपको लेने पड़ते हैं। साथ आपको प्राइसेस जो फिक्स करनी है वो हमारा ड्रैप उसको देखता है। फिर अगर हम देखते हैं मार्केट के अंदर कि प्राइसेस किसी चीज़ की हाई हैं, तो वो ड्रैप की और सारी जो हमारी है, हम उस ऑर्डर के मुताबिक फिर उस पर लीगल एक्शन लेते हैं। तो ड्रैप, डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल और इवन जो फर्दर इदारे हैं जैसे FIA हो गया, पुलिस हो गई, हम मिल के चलते हैं। हम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं आपस में, और हमारी कोशिश ये होती है कि बीइंग ड्रग इंस्पेक्टर हमारी फार्मेसीज़ लाइसेंस्ड हों, मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस्ड हों, क्वालिफाइड यहाँ पे पर्सन प्रेजेंट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट है, फार्मेसी असिस्टेंट है। जो पेशेंट या कस्टमर आए वो यहाँ से मुतमईन होके जाए। जो मेडिसिन उस तक पहुँचे वो मेडिसिन क्वालिटी की हो, स्टेबिलिटी उसकी इन्हांस हो। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल देता हूँ, हम कई बार चलान करते हैं या सील करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की वैन्स या बसेस आती हैं। आपको एक फार्मेसी के अंदर अच्छी तो AC मिल जाता है,
लेकिन कई बार वो जिस वैगन से सफ़र करके आ रही होती 3-4 घंटे, उसके अंदर 40-45 डिग्री का टेम्परेचर, वो उबल रहे होते हैं, तो स्टेबिलिटी तो ख़त्म हो जाएगी। हमें ये भी देखना है कि हमने गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस को इंश्योर करवाना है। तो उसमें बल्कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और अब गुड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन इंस्पेक्टर्स उन्होंने अपॉइंट भी किए हैं। तहसीलों में हम भी देखते हैं और वो ओवरऑल वो भी देख रहे हैं इसको साथ। सही है। अच्छा, आपने बताया है कि आपकी जो ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स हैं जी, वो क्लियर होगी, लेकिन जो अभी भी हमारी मेडिसिन्स हैं, जो फार्मेसीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो बिला मुबालगा बहुत महंगी हैं जी, ऐसी है। और करीबन पाकिस्तानी फार्मेसीज़ जो हैं वो उनकी कीमत ट्रिपल करके बेच रही होती हैं। तो क्या ये जो माफिया है, फार्मा माफिया, इनकी भी कुछ पावर्स हैं जो आपके अगेंस्ट होती हैं? अब ये जो माफिया है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका वैलिड, और जितने लोग हमें देख रहे होंगे जी जी, उनको मैं समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिएगा। एक जो जेनेरिक है ना सॉल्ट, ठीक है, एक मेडिसिन है, ठीक है, उसका एक सॉल्ट है, उसके मल्टीपल ब्रांड्स हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही हैं, कुछ लोकल कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ऑब्वियसली जो मल्टीनेशनल है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, सही। जो लोकल कंपनीज हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी कम होंगी। हालांकि दोनों का सॉल्ट एक है, दोनों का असर भी एक है, सही। और हमारी जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, और हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी शायद वही ओरिजिनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें मार्केटिंग के जो लोग हैं ना, मार्केटिंग के वो लोगों की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। वो क्या करते हैं कि डॉक्टर्स से रब्ता करते हैं, उनको कहते हैं जी आप हमारी मेडिसिन बड़ी अच्छी, इसको थोड़ा प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स उन्होंने किया है। डॉक्टर क्या करता है कि वो लिख के दे देता है एक मेडिसिन जो बहुत महंगी है, पेशेंट को बता देता है कि आपने इस्तेमाल ये करनी है, ऐसे ही है। पेशेंट ढूंढता फिरेगा, लेकिन उसको कहीं से मेडिसिन भी पता चलेगा डॉक्टर के पास है, किसी स्टोर में या कहीं मिल रही है। बिल्कुल ऐसा। हालांकि ओरिजिनली ये होना चाहिए, जो मैं भी ये कहता हूँ कि जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग हो, कि डॉक्टर सॉल्ट लिखे, वो जाए फार्मेसी के ऊपर, फार्मासिस्ट मौजूद हो और वो फार्मासिस्ट बताएगा कि आपका ये सॉल्ट है तो मेरे पास इस प्राइस कैटेगरी की भी मेडिसिन है, इस प्राइस कैटेगरी की भी है, तो वो बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक वो मेडिसिन ले सकता है। तो ये जो माफिया जो बना हुआ है, इसको हम खुद तोड़ सकते हैं अगर हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट के रोल को इन्हांस करें फार्मेसीज़ के ऊपर, क्योंकि वो जो फार्मासिस्ट है वो मेडिसिन को भी जानता है, वो पेशेंट काउंसलिंग भी कर सकता है अच्छे तरीके से। ठीक है। अच्छा, कुछ करीबन 2 साल पहले की बात है, ड्रैप ने ये डॉक्टर्स को पाबंद किया था कि आपने जो मेडिसिन लिख के देनी है ना अपनी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, उस पर कंपनीज का नाम नहीं लिखना, फार्मूला लिखना है, जो केमिकल है वो लिखना है। जी, ये लेटर ड्रैप की तरफ से आया था ना? आया था। अच्छा, वो अभी तक नॉर्मली चल रहा है, वो कंपनीज लिखते हैं, और स्पेशल वो जिनके साथ उनकी डील होती है, और वो इतनी महंगी होती है कि लोगों से वो अफोर्ड नहीं हो सकती। इसके ऊपर एक पहला ये कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन लॉ की नहीं हो रही, या अगर ये कर रहे हैं तो इनको रोकने के लिए इनकी सज़ा, इनका कानून प्रॉपर वो क्या है? देखिए, इसमें ये होता है कि ना, जब भी कोई नोटिफिकेशन, ड्रैप ने बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन दिया था कि जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग हो जाए, इसके बारे में उन्होंने अपनी एक लेटर भी लिखा था कि जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग होनी चाहिए। फिर लेटर आ गया कि डॉक्टर जो है वो न्यूट्रा और वो चीज़ें नहीं लिख सकता, न्यूट्रास्यूटिकल्स होती हैं कुछ, जैसे मल्टीविटामिन या इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं और सारा कुछ। टाइम टू टाइम ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट लेटर्स लिखे गए हैं, लेकिन इसमें इशू ये आता है कि हर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है लोगों का, लोगों के अपने मुफादात भी होते हैं उसमें, और हमें जब भी कोई काम करना है हमें ये देखना है कि सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। अगर कोई एक भी बंदा मिस हो जाता है ना, तो वो या तो कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है, या फिर वो जो प्रोसेस होता है ना उसको चैलेंज कर देता है, ठीक है, किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ओवरऑल जो एक एक्शन प्लान लिया होता है वो फिर वहीं पे ना सस्टेन हो जाता है, रुक जाता है वहीं पे, वो एक स्टेस आ जाता है उसके ऊपर। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम मिल के ना, हमें हमारी बॉडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारे रेगुलेशंस और लॉ इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हम पाबंद करें, और उसके ऊपर रेगुलेटर्स जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को भी बड़ा इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करवाएं, और हम गवर्नमेंट का साथ दें, गवर्नमेंट हमारा साथ दे, और पब्लिक जो है उसके अंदर अवेयरनेस भी लेके आए।
कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो आपकी नज़र में सिंसियर है, मुखलिस है लोगों की सेहत की बहाली के लिए? अच्छा, ये आपने ना बड़ा वो सवाल मेरे से पूछ लिया है। मैं आपको एक इससे पहले एक चीज़ बता दूं हाँ हाँ कि हमारा जो आर्टिकल पता नहीं कौन सा मैं पढ़ रहा था, उसमें है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर अपनी एसोसिएशन विद एनी गवर्नमेंट नहीं शो कर सकता। तो मैं अच्छा। तो ये कहूँगा कि हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट्स आपने सही कहा आई और गई, अपने अपने टाइम पे उन्होंने कोशिश की कि हेल्थ को उसमें रिफॉर्म्स लेके आए। करंट रजीम जो है इस वक्त वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, रेड्स हम कंडक्ट कर रहे हैं और फुल बैकिंग है हमें। ठीक है। मैं अगर ये कोई कहूँ कि नहीं कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। हमारे इस वक्त मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर हैं और वो एक्सीलेंट काम कर रहे हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म बड़े कम टाइम के अंदर लेके आए हैं हेल्थ के। हमारे ख़ास तौर पे जितनी उन्होंने सपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर्स को दी है, सही, पिछले टेन्योर में भी और अभी भी, क्योंकि जाहिर बात है हम जब रेड्स करते हैं, कई बार हम कनेक्टिंग रेड्स करते हैं। एक जगह रेड करना है, फिर हमें सपोर्ट चाहिए, पुलिस की भी, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी सपोर्ट चाहिए। उसमें अगर आपके मिनिस्टर्स, आपके जो डील कर रहे हैं सेक्रेटरी लेवल के लोग और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वो आपके साथ होगी, तो आपके लिए रेड करना, उसके बाद कनेक्टिंग रेड्स करना, उसके बाद असल आपने मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना, हमें बड़ी आसानी हो जाती है। एक बंदा एक चीज़ बेच रहा है, हम उसको पकड़ते हैं, वो बताता है कि हमने यहाँ से ख़रीदी, हम उस मिडिल मैन के पास जाते हैं, वो कहता है कि मैंने यहाँ से ख़रीदी, हम उधर रेड करते हैं, वो बताता है हमें कहीं से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे से तीसरे, ये जो प्लान ऑफ एक्शन और रेड है, इसके जो जैसे कहते हैं ना कि मास्टरमाइंड, परफेक्शनिस्ट, वो हमारे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर, यानी वो पूरी अपनी मेहनत के साथ, हाँ, सिंसेरिटी के साथ और मेहनत के साथ, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। हर गवर्नमेंट कोशिश करती है रिफॉर्म्स लेके आए, सब ने अपने अच्छा काम किया, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। मुझे खुशी हुई ये सुन के, लेकिन मुझे ये भी सुन के ज़्यादा खुशी होगी कि सारे डिपार्टमेंट की मौजूदगी में, यानी आपका डिपार्टमेंट है, पुलिस है और गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फार्मेसीज़ के अंदर वो मेडिसिन पड़ी है जो नहीं बेचनी चाहिए और उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है जो उन्होंने खुद से बढ़ाई हुई है। क्या प्राइस कंट्रोल, ये जो प्राइसेस है ना, इस पे हमारे SRO है निकले में, और हमारे पास ना कंप्लेंट्स भी आती है और हम रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करते हैं। ठीक है। कई बार हम जाके किसी बंदे को भेज देंगे और पूछ लेंगे कि जी हमें एक पता चाहिए पैनाडोल का, वो ले लेगा और पता चलेगा, फिर उससे पूछें कितने का लिया, वो बताएगा इतने का लिया। अगर तो वो फिक्स्ड प्राइस से ज़्यादा है तो हम उसको जाके चलान कर देते हैं। ये हमारा एक खुद मैकेनिज़्म भी है कि हम जाके उसको चेक करते हैं। फिर हम आती है कंप्लेंट बेस्ड। कंप्लेन होगी कि मैंने इससे ख़रीदी और कहीं से मुझे सस्ती मिली, कहीं से ज़्यादा महंगी मिल रही है, हम वो जाके चेक कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर एक और चीज़ आ जाती है जो टेक्निकल चीज़ है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो फार्मेसी के ऊपर मेडिसिन देता है ना, ठीक है, फार्मेसी के पास या मेडिकल स्टोर के पास 15% का मार्जिन होता है कि वो कस्टमर को 5% डिस्काउंट पे दे दे, 10% डिस्काउंट पे दे दे, ठीक है, या पूरे 15% ही उसको सस्ता करके दे दे। अब एक स्टोर वाला अगर उसको डिस्काउंट नहीं दे रहा, ठीक है, वो लीगली वो डिस्काउंट का पाबंद नहीं है, डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो भी लीगल है। पर अगर एक 15% डिस्काउंट दे रहा है, सस्ती दे रहा है, वो भी लीगल है। लेकिन पेशेंट ये समझेगा कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है और वो महंगी दवाई बेच रहा है, ठीक है। तो ये भी कुछ होते हैं क्योंकि मार्केट में जो लोग बैठे हैं ना, वो इन कंपटीशन होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये बताएं कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और लोकल कंपनीज हैं, इनकी जो प्राइसेस होती हैं मेडिसिन की, वो ड्रैप, जी वो ड्रैप उसको फिक्स करता है और ये इसकी मीटिंग्स भी होती हैं और निगोशिएट करती हैं कंपनीज और कानूनी तौर पे फिक्स होती हैं इसकी प्राइसेस, और वो जो MRP है, जो प्राइस है, उससे फिर ऊपर नहीं जा सकता, बेच नहीं सकते मार्केट में। अगर जाते हैं तो फिर उसके ऊपर फिर प्राइस उसका होता है। बल्कि हम लोग इसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कौन मुनाफाखोरी कर रहा है, प्रॉफिटेरिंग कर रहा है, कौन होर्डिंग कर रहा है, यानी स्टॉक को छुपा के रखा हुआ है, ज़खीरा अंदोज़ी जिसे कहते हैं, कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, यानी एक दवा को महंगा करके बेचना। जैसे कोविड के अंदर कई इंजेक्शन जो थे वो चाहिए थे, लेकिन वो महंगे करके लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। इसके ऊपर हमारे डायरेक्टोरेट ने, इंस्पेक्टर्स ने बड़ा एक्सीलेंट काम किया। डेंगू के अंदर किया, पैनाडोल शॉर्ट थी उसकी, और शॉर्टेज के ऊपर इस वक्त मैं और मेरे से 2 और इंस्पेक्टर हैं जो पूरे पंजाब के इस वक्त शॉर्टेज के फोकल पर्सन है, जो मेंबर्स हैं। हम पूरे
जहाँ जहाँ 3 डिवीज़न मेरे पास है, रावलपिंडी का, डीजी खान का, ठीक है, फैसलाबाद का, इसी तरह बाकी इंस्पेक्टर्स के पास भी हैं। हम देखते हैं जहाँ जो मेडिसिन शॉर्ट है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर से, उसको कंपाइल करते हैं, उस पर कोई रिकमेंडेशन देनी है वो देते हैं, कोई रेगुलेटरी एक्शन लेना है वो लेते हैं, कोई कंपनी को लिखना है वो लिखते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब एक्सीलेंट काम कर रहा है, और शॉर्टेज का आप देखते होंगे, एक दिन मसला अराइज भी हुआ है ना अगर, तो वो नेक्स्ट मोमेंट वो सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हमने किया है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट सफ़र ना करे। नहीं, ये जो एकदम से शॉर्टेज होती है मेडिसिन की, फिर एकदम से प्राइस ज़्यादा होती है जी, इसके पीछे क्या सीन देखें है? आप इसके मल्टीपल रीजन है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग लें। मिसाल के तौर पे एक तो हो गए वो लोग जिन्होंने मुनाफा कमाना है, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक ब्रांड बहुत ज़्यादा चल रहा है तो क्या करेंगे, वो कम कर देंगे उसको देना, लोग उसको ढूंढने के लिए निकलेंगे और फिर वो कहेंगे यार हमें महंगा ही दे दो, तो वो महंगे में बेच देते हैं उसको। ठीक है, ये तो हो गया कि वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, हम पकड़ते हैं उसमें भी। एक होते हैं जेन्युइन कॉजेज़, मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन का रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से वो चीज़ मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होनी है, अब पीछे से रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, इंडिया से हो गया या बाहर की कंट्रीज से हो गया, कोई हमारी कॉन्फ्लिक्ट आ गए बॉर्डर्स के, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे फिर कि हम वेट करेंगे जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग का वेट करेंगे। रॉ मटेरियल आएगा, मैन्युफैक्चर होगा, मार्केट में आएगा, सप्लाई होगी, शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, आगे जाके सेल कैसे होगी। यानी ये सिर्फ आप ये समझते हैं कि ये की वजह है, रॉ मटेरियल मल्टीपल रीजंस है। देखिए माफियाज हैं, रॉ मटेरियल की कमी है, कई इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं कि जी हमारी हमें मुनाफा नहीं मिल रहा है इसमें, तो वो रोक लेते हैं, फिर गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले पैराडोल की प्राइसेस बढ़ी थी, ठीक है, तो मल्टीपल रीजंस है इसमें, तो कोई एक रीज़न ही जिसमें आप कहें कि ये कोई माफिया ही बैठा हुआ है, या एक रीज़न कह दें कि जिसमें कुछ ऐसा है, वो एक रीज़न ही, मल्टीपल रीजंस है, सिनेरियो बेस्ड। अच्छा, ये जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, इसके अंदर भी कोई ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी होती है, इसका भी कुछ सीन है? नहीं, ये तो हमारे तो ऐसा कुछ नोटिस में नहीं मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ भी ऐसी चीज़। जो रॉ मटेरियल्स है, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है ना कि इस सिलसिले में वो मनी लॉन्ड्रिंग का सीन भी चलता है, इसका मतलब मेडिसिन की रॉ मटेरियल में। अच्छा, इसका मतलब कि वो आपकी वो रिसर्च है काफ़ी चीज़ों में, लेकिन नहीं, हमारा अभी तक ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है। मटेरियल की स्मगलिंग, ठीक है, इंट्रा बॉर्डर एक्सचेंजेस इलीगल, और अनरजिस्टर्ड जो मेडिसिन है जो ड्रैप ने रजिस्टर नहीं की, जिसकी सज़ा करोड़ों में है और जुर्माने करोड़ों में और सज़ाएं सालों में है, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स मार्केट में आते हैं। बहुत सारे इलीगल चैनल्स हैं जिसके ज़रिए आते हैं, और हम ड्रग इंस्पेक्टर उस चैनल को क्रैक करते हैं, ठीक है, डिकोड करते हैं, रेड्स करते हैं, और वो जो बंदा बेच रहा है उसको पकड़ते हैं, उसको एक्यूज पर्सन के तौर पे हम कोर्ट लेके जाते हैं, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको लेके जाते हैं, और उसके बाद जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रही है हम उसके एंड पॉइंट तक पहुँचते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक जगह रेड की है और मुझे पता चला ये सप्लाई केपीके से हुई है, तो हम केपीके के इंस्पेक्टर्स को फिर ऑन बोर्ड लेंगे और उनको बताएंगे कि सर ये आपके एरिया से ये चीज़ आ रही है, और फिर वो रेगुलेटरी एक्शंस लेंगे अपने एरियाज में। सही है, हर एक का अपना एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, तो हम एक टीम वर्क के साथ चलते हैं। ठीक है, अगर टीम वर्क नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होता है फिर चीज़ें मैनेज करना। एक ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर कितना एरिया होता है? एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है हर तहसील लेवल पे। अब तो पंजाब की अच्छी बात ही है कि हर तहसील लेवल के ऊपर एक ड्रग इंस्पेक्टर, जितनी तहसीलें हैं वो उतना इंस्पेक्टर्स होंगे, प्लस कुछ एडिशनल इंस्पेक्टर्स भी हैं, जैसे मैं आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन इंस्पेक्टर्स हैं, जीएमपी इंस्पेक्टर्स लगाए हुए हैं। और हाँ, एक आपको मैं अच्छी बात बताऊं कि जो फार्मासिस्ट है ना परफॉर्म करे हॉस्पिटल्स में भी, सही, हॉस्पिटल्स में भी ड्रग इंस्पेक्टर है। अच्छा। हर हॉस्पिटल का एक ड्रग इंस्पेक्टर है, सेपरेट है हॉस्पिटल की बाउंड्री के अंदर। ठीक है, मेडिसिन की कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट आ रहा है, ओपीडी में जा रही है, इंडोर में जा रही है, लग रही है, इंजेक्टेबल्स हैं, टैबलेट्स हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, सबको कौन रेगुलेट कर रहा है? ड्रग इंस्पेक्टर जो हॉस्पिटल का है। वो डे टू डे अफेयर्स के ऊपर देख रहा है, कहीं पे कुछ मेडिसिन है तो उसकी वारंटी इनवॉइस है, वो लीगल आ रही है नहीं आ रही, किसी का रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसमें 3 तरह की डोमेन्स में बांट दिया हमारे उसको फार्मासिस्ट को।
एक हो गया ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, सही। एक होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, कि कोई ड्रग का इंटरेक्शन तो नहीं हो गया, पेशेंट को कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं हो गया, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो गया, कोई ड्रग अपना सही असर की जगह कुछ गलत असर तो नहीं करने लग गई। फिर ड्रग आती है जब हमारे हॉस्पिटल में, तो उसकी सैम्पलिंग होती है। पहले सैम्पलिंग होती है ड्रग टेस्टिंग लैब से। हमारे हर डिवीजन के ऊपर ड्रग टेस्टिंग लैब है सरकार की, सही। स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रग टेस्टिंग लैब है, WHO से प्री क्वालिफाइड है। और आपकी मेडिसिन जब बल्क में आती है हॉस्पिटल में कि ये पूरा साल इस्तेमाल होनी है, ठीक है, उस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कराया जाता, सबसे पहले उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। सही। अगर वो टेस्ट पास करेगी तो वो पेशेंट्स को स्टार्ट करवा दी जाएगी। उस टेस्टिंग का आपके पास भी रिकॉर्ड होता है? जी रिकॉर्ड होता है। और जो रिकॉर्ड होता है, मिसाल के तौर पे हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिशियल, हम पहले उसको कंप्यूटराइज पोर्टल पे ऐड करते हैं रिकॉर्ड को, उसको उससे हम एक परफॉर्मा जनरेट करते हैं, फॉर्म 6 कहते हैं उसको, हम वो भेजते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट को जो फार्मासिस्ट ही है ड्रग टेस्टिंग लैब में। वो इसको इवेल्युएटर चेक करता है, क्वालिटी चेक, वो कहता है कि या तो ये पास है, क्वालिटी की है, आप इसको इस्तेमाल करवाएं, या ये सब स्टैंडर्ड है तो ये इस्तेमाल ना करवाएं, या ये स्पूरियस से जाली है तो इसको इस्तेमाल ना करवाएं, या ये मिस ब्रांडेड है कि इसकी लेबलिंग या फिर इस पर इंस्ट्रक्शन जो लिखी हैं या कुछ चीज़ें वो मिसिंग है तो इस्तेमाल ना कराएं। अच्छा, 6-7 साल पहले ऐसे हुआ था इधर पंजाब कार्डियोलॉजी में। जी। एक मेडिसिन ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से 150 मरीज मर गए थे। वो एक अलमिया है, वो ये था कि कुछ एक ऐसे API की जो थी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो उसमें नहीं होना चाहिए था वो मिक्स हो गया, ठीक है, और कुछ इस तरह का एक इशू था वो। लेकिन वो API क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जिसका असर होता है, ठीक है। अगर वो अपनी तादाद से ज़्यादा ऐड हो जाए खतरा है, अगर API रिप्लेस हो जाए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग तब वो खतरा है कि देना कुछ और पर्पस के लिए था, डल कुछ और गया। सही। फिर इस तरह के मल्टीपल इश्यूज हैं, अगर तो ये इश्यूज अराइज हो जाएं फिर पेशेंट सफ़र करता है। तो हम उसके बाद ये ड्रग इंस्पेक्टर्स हॉस्पिटल के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। और अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि पंजाब के जितने हैं हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जितने तहसीलें उसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। डायरेक्टोरेट जो है एक्सीलेंट काम कर रहा है इसमें और सर्व कर रहा है। आपको मैं देखता रहता हूँ, बड़े सिंसियर हैं अपनी फील्ड के साथ। आपने ऑनेस्टली बताना है, हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर ये सर्विस चार्जेस क्या बला है? वो नर्सिंग का अलग, क्योंकि वहाँ पर एक इंस्पेक्टर तो मौजूद है, वो ऐसी मेडिसिन लिख देते हैं। प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल वो आपके अंडर ही है ना सारा सिस्टम? देखिए प्राइवेट में जो है ना, इसके अंदर और भी एक एक्ट लागू होता है, हम इसको कहते हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट। ठीक है। वो जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है वो अलग इदारा है, वो इसको रेगुलेट करता है। हम लोग हैं मेडिसिन की हद तक जो मेडिसिन को देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन आ रही है, पेशेंट को लग रही है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो जाती है, हमने जाने वहाँ पे चेक करना है मेडिसिन ठीक है, एक्सपायर तो नहीं है, क्वालिटी की है, फ्रिज, AC, टेम्परेचर, कोल्ड चेन मेंटेन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिलेटेड टू ड्रग्स वो हम चेक करते हैं। तो ड्रग्स कहाँ नहीं है, हॉस्पिटल में भी हैं, लेबॉर्ट्री में जाएं आप, सिरिंजेस हैं, थेरेपेटिक गुड्स में, उसके बाद आप लोग फार्मेसीज में चलें ड्रग्स हैं, मेडिकल स्टोर में चलें ड्रग है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में चलें ड्रग है। एक आम जाली अताई डॉक्टर बैठा हुआ है एक मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, वो भी ड्रग्स बेच रहा है, हाँ, वो भी उसे ड्रग्स लगा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो जहाँ wherever there is a drug, there is a drug inspector, mean there is a pharmacist, ओरिजिनली a pharmacist मैं कहता हूँ कि फार्मासिस्ट की डोमेन है, और फार्मासिस्ट जो है इसके अंदर बहुत आगे काम कर सकता है अगर अपॉर्चुनिटी मिलती जाए। सर गाँव का जो सिलसिला होता है, गाँव के अंदर भी बहुत सारे लोग खोल के बैठे होते हैं, वो अपनी मर्जी से मेडिसिन दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है या वहाँ तक पहुँच नहीं है? नहीं, हम करते हैं। देखें एक तहसील है मिसाल के तौर पे, उस तहसील के अंदर हॉस्पिटल्स भी हैं, मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज भी हैं, लेकिन गांव बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड पेरीफ्री होती है और गांव का रूरल एरिया होता है। उस रूरल एरिया में क्या, आप हर गाँव में देख लें तो आपको ना कोई जाली डॉक्टर या ताई या प्रैक्टिशनर मिल जाएगा। हम लोग गाँव की सतह तक रेड करते हैं, हालांकि हमारे साथ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इदारा है जिसका फोकल पर्सन वहाँ का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है हमारे साथ, वो भी हमारे रैंक का ऑफिसर है। तो कई बार हम कंबाइंड रेड्स भी करते हैं, कई बार हम उस बंदे को खुद जाके पकड़ते हैं कि आप ये सेलिंग स्टॉकिंग क्यों कर रहे हो मेडिसिन की, फिर उस पर केस फिट करते हैं। और अभी हमारा तहसील चूनिया का
शायद सुना हो अपने केस, और बाकी जगहों पे ऐसा है, अनरजिस्टर्ड मेडिसिन माजून बना के और उसके अंदर अफीम और सिल्डेनाफिल का सॉल्ट था, वो अनरजिस्टर्ड सॉल्ट है जो नहीं अलाउड पाकिस्तान में, उसको मिक्स करके बेचे हैं ताकि इसकी आदत भी लगे और फिर लॉन्ग रन यूज़ से उसके गुर्दे भी फेल होते हैं इंसान के। तो वक्ती बेनिफिट के लिए वो चीज़ें सेल कर रहे हो, आपकी सेल भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा कमाते हो, लेकिन उस पर जब हमने केस फिट किया, हमारे प्रीडिसेसर थे पिछले ड्रग्स पर, उन्होंने रेड किया, मैंने FIR करवाई, मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसको कोर्ट में फिर हमने लॉन्च किया, उस पर उसको 5 साल कैद हुई है और 3 करोड़ उसको फाइन हुआ है उसमें। ठीक है। तो वो भी एक किसी तरह से एक समझ लें प्रैक्टिशनर, एक क्वैक, एक सेलिंग स्टॉकिंग करने वाला, एक रेड के दौरान जो आपको प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है आगे से पार्टी की तरफ से? देखें, रेड में ना नेचर ऑफ रेड पे डिपेंड करता है, और कुछ हार्डकोर एरियाज होते हैं जो लाइसेंस लेके लोग बैठे हैं वो तो ज़्यादातर रेजिस्ट नहीं करते, लेकिन कई बार वहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाती है। अगर वहाँ पे लीगैलिटी नज़र आए और सील करने लगे तो कई बार आती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने साथ टीम को पूरा लेकर जाएँ, हमारा सरकारी गवाह साथ हो, हमारा नायब कासिद साथ हो। अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है तो हम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो हमें पुलिस हमारी वो जो है कंपनी कर देती है हमें, और हम फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है या कम लोगों की, हम उस तरह से प्लान करके जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे जाके हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्द हो सके हम एविडेंस को कलेक्ट कर लें। सही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऑफेंस हो रहा है तो उस ऑफेंस की पिक्टोरियल एविडेंस भी होगी, वीडियो एविडेंस भी होगी, और साथ वो जो मेडिसिन है उसको भी रिकवर कर लेंगे, अपने उसकी सीजर कर लेंगे अपने फॉर्म के ऊपर। वो हमारी सरकारी माल होता है, वो फिर हम प्रोड्यूस करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सही है। फिर वो कोर्ट जब मांगती है हमसे कि आपने क्या क्या रिकवर किया, क्या एविडेंस है, वो हम साबित करते हैं। उनको अपने वकील के साथ आते हैं, हम अपने सरकारी वकील के साथ होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब की है मिसाल के हमारे जितने भी हैं, मेजॉरिटी हमारे जो है वो प्रोसिक्यूट होके वो उनको फ़ाइन हुए हैं, जुर्माने हुए हैं, और हमारे केसेस जो है हम अपने केसेस को डिफेंड करते हैं। हमारी ट्रेनिंग दी गई है हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की। तो फिर मैं कहूँगा कि हमारे DG साहब का भी बड़ा रोल है उसमें, और मिनिस्टर साहब का भी है, और साथ हमारी चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब है, उनका भी बड़ा रोल है उसमें। एक तो आपकी फिक्स सैलरी होती है ड्रग इंस्पेक्टर, जी, और एक अंडर द टेबल होती है वो कितनी हो जाती है? देखें, ये हर एक का देखें दीन ईमान उसके साथ साथ है इंसान के, ठीक है। मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं करूँगा, ठीक है, और मैं मतलब हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कोई हमें भी ना कुछ कहे। सिर्फ ये होता है कि आपको ना मैनेज करना होता है सिचुएशंस को भी, और आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी, सिर्फ हमारे नहीं डिपार्टमेंट, कोई भी किसी मुआशरे का कोई डिपार्टमेंट हो और इस चीज़ में बहुत डीप रूटेड इंडल्ज हो जाएगा ना, तो इट बिकम्स अ हैबिट। हैबिट के बाद वो एक नीड बन जाएगी। सही है। नीड के साथ वो ग्रीड बन जाएगी, ठीक है, और फिर इंसान जो होता है वो परेशान होता है। तो ये परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ख्वाहिशात को मिनिमाइज करें। आप ये देखें कि आप यहाँ पे आए क्यों थे, आपको यहाँ पे लगाया क्यों गया था। आप अगर किसी की मदद कर देंगे तो उसके दिल में जगह बना लेंगे। मैं अगर किसी फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, सबसे पहले अगर कोई माइनर कॉन्ट्रावेंशन है मैं उसको वार्न करता हूँ, उसको सिखाता हूँ पूरा ट्रेन करके। मुझे जितने लोग जानते हैं उनको पता है कि ये पहले ट्रेन करेगा, और उसके बाद मैं खड़ा होकर उनसे प्रॉमिस लेता हूँ कि अगर अब आपने कुछ किया तो आपने मुझे रोकना नहीं है। और यकीन करें कि वो लोग नेक्स्ट टाइम जाते हैं, वो लोग बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी चीज़ें मेंटेन की हैं। मेरा थोड़ा तजुर्बा है कि मैं भी 1-2 फार्मेसीज को डील कर रहा था। अच्छा। और बहुत सारी जगहों पे वैसे भी जानते हैं कि जो चीज़ों के कंट्रोल होने की एक बड़ी वजह जो है ना, वो ये है, ना कंट्रोल होने की जो बड़ी वजह वो ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की मंथली लगी होती है। मैंने वही कहा ना कि ये आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, हाँ, तो आपको इस तरह की स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन जितने मुंह उतनी बात। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप किसी पे रेड कर दें, हाँ, उस पे केस बन जाए, उसने कुछ इलीगल काम किया है, मिसाल के स्पूरियस जाली है, कोई अनरजिस्टर्ड बेच रहा है, वो पकड़ा गया है, तो वो आगे से यही कहेगा कि जी मैंने तो पैसे नहीं दिए थे तो मेरे ऊपर हो गया, हालांकि वो ऑफेंस करता है, ठीक है। तो वो फिर एक जैसे कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है बात। आपने वर्ड ऑफ माउथ हुआ, इधर से सुना उधर चला गया, उधर से सुना उधर चला गया। तो जहाँ पे बुरे लोग होंगे वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होंगे, ठीक है। यही हमारी सोसाइटी है। हाँ। जहाँ पे करप्शन है वहाँ पे ऐसे लोग भी जो ऑनेस्ट है, जहाँ ऑनेस्टी है वहाँ पे करप्ट लोग भी होंगे। तो मैं कभी भी किसी पे ये उंगली नहीं उठाऊंगा कि हाँ ये ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं इनकी अखलाकी तरबियत का भी कोई सीन चलता रहता है या सिर्फ लॉ की तरबियत होती है या फील्ड की बस?
देखिए, ये तो एक ग्रूमिंग है ना। मिसाल के तौर पे जब मैं फील्ड में आया था ना, तो मुझे तो इवन लॉ की भी उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी शायद। सही है। ये एवर ग्रूमिंग फील्ड है जिसमें आपको डे टू डे आपको केस सिनेरियोज आपके सामने हैं, चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, हर्डल्स आपके सामने आएंगे। आप अपने सीनियर से सीखते हैं, आप प्रीवियस जजमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस मेड केसेस से सीखते हैं, आप अपने प्रीडिसेसर से, अपने सीनियर से मशवरा करते हैं। आपके सामने कोई केस आएगा, आपने उसको डील करना है। कई बार नई तरह के, नई तर्ज के केस आपके सामने आ जाते हैं। तो हर दिन एक नया चैलेंज है और आपने सीखना है, और उसमें से आपने अपने आप को भी किस तरह से मॉरली अपराइट रखना है, ये भी आपकी ट्रेनिंग है। और ये हर दिन के साथ आपको अपने आप को, मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और जो मैं मिसाल के तौर पे अगर 4 साल पहले था, अगर मैं आज देखूँ अपने आप को, तो वो इंसान सीख के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके वो तरबियत करता है। मिसाल के तौर पे जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सोचता था कि मुझे कोई मौका मिले कि मैं सोसाइटी में कोई चेंज लेके आऊँ। वाह। अब चेंज जो है वो आप तब लेके आ सकते हो जब आपके पास कोई ऐसी सीट हो जिस पे आप सही काम करके लोगों को कम से कम इंस्पायर तो कर सको। तो फिर क्या किया मैंने कि जब मैं गया, मिसाल के तौर पे वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन की प्रेजेंस का इशू है, ख़ासतौर पे फीमेल फार्मासिस्ट जो है वो खड़े होना उसके लिए मुश्किल है एक जगह पे पब्लिक वाली। तो मैंने निगोशिएशन की एसोसिएशंस के साथ और फार्मेसीज के साथ, उनको कहा कि आप एक कम से कम एक कंफर्टेबल चेयर, एक टेबल, लॉजिस्टिक सपोर्ट, स्टेशनरी और एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। ना मैं किसी क्वालिफाइड से सुनूं कि प्रॉपर राइटर ने तंग किया, ना प्रॉपर राइटर से सुनूं कि क्वालिफाइड ने किया। एक टीम वर्क हो, आप मेरी टीम होंगे, मैं आपकी टीम होगा। मैं आपको ये नहीं होगा बेजा तंग कर दूं कि चलान कर दूं, सील कर दूं, कोई जुल्म ज़्यादती कर दूं, नहीं। लेकिन आपने मेरा सर नीचे नहीं होने देना। तो ये होता है कि क्वालिफाइड को उस तरह हमने किया। फिर उसकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशंस हम करवाते हैं अपनी जो फार्मेसीज हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी, ताकि उनका भी स्टैंडर्ड ऊपर आए। तो एक ऑन गोइंग आप इस चीज़ को जानते हैं कि ओवरऑल अगर हम अपने मुआशरे को देखें ना, अपनी कौम को, तो हम अखलाकी तौर पर इन्हितात का शिकार हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या आपके डिपार्टमेंट में स्पेशल कोई वो बंदा आता है लेक्चर के लिए या तरबियत के लिए जो वाकई अखलाकियात का एक पैकर है? इस तरह के कोई बंदे आते जाते रहते हैं? हमारी ये होता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर हमें एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिखाते ही हैं जो हमारी जॉब डोमेन है, लेकिन फिर उसमें हमारी इखलाकी तबीयत भी पार्ट एंड पार्सल ही है। सही है। हैंड इन हैंड। हमारे माशाल्लाह अपनी जो हैं सीनियर्स हैं, सही है, उन्होंने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की है बीइंग फार्मासिस्ट। उस वक्त जब फार्मेसी की फील्ड इतनी इस्टेब्लिश नहीं थी, ठीक है। हमारे सेक्रेटरी PQCBM मुनव्वर हयात साहब, ठीक है, सूबाई सतह पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाई। हमारे बड़े एक्सपीरियंस हैं, मोहम्मद सुहेल साहब DG ड्रग कंट्रोल हैं, हम उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं और वो हमें बताते हैं जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है कि कौन सी चीज़ें जिससे हमें परहेज़ करना है, ठीक है। सही है। मॉरली हमें अपराइट किस तरह से रखना है, हमारे सेक्रेटरी साहब हमें बताते हैं। मतलब वो एक जैसे कहते हैं ना, एक हम अपने ही लोगों से बड़ी रेलिवेंट मॉरल एथिक्स सीखते रहते हैं। तो हमें कोई बाहर का कोई ऐसा बंदा चाहिए नहीं होता कि हम उससे वो करें। हमें अपने ही हमारे समझे जो है हमारे सीनियर्स जो हैं बड़ा माशाल्लाह वेल एजुकेटेड और ये भी अच्छी बात है, अच्छी तरबियत है उनकी। सवाल थोड़ा सा आपको चुभेगा, चलें देख लेते हैं। लेकिन पूछना चाह रहा हूँ मैं जी कि कोई भी बंदा है गवर्नमेंट का कोई जॉब करता है, एज सच वो कौम का मुलाजिम है, लेकिन जैसे ही वो अपने रेड पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जैसे हमारी पुलिस है, वहाँ जाके वो मुलाजिम नहीं होते, वो जल्लाद बन जाते हैं। ये एलिमेंट कैसे पैदा होता है? ये कुर्सी का नशा होता है या क्या चीज़ होती है? ये देखें, ये ना मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको रिलेट करूं, कई लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन मैं ना अगर जिस माइंडसेट की आप बात करें ना कि अगर कहीं पे ये माइंडसेट अप्लाई होता है और वो इलीगली तौर पे और अपनी पावर को यूज़ करके वो चीज़ दिखाते हैं या करते हैं अगले बंदे के साथ बिहेव, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बता दूं कि हमारी जो, जब हम आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ दौर इधर था, तो हम रियाया थे उनकी, बिल्कुल, ठीक है। वो हाकिम थे, हम महकूम थे उस वक्त, और वो इसी तरह से ट्रीट किया करते थे हमारे साथ बड़े लोअर के। ये बंदा आर्मी में नहीं आ सकता,
अंग्रेज़ों की या इस पोस्ट से सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकता, हाँ। ठीक है। अब जब वो लोग चले गए तो उनके कानून और लॉज को हमने काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट किया। एक कल्चर जो था ना कि जो सुपीरियर और इन्फीरियर वाला, वो कई जगहों पे पेनिट्रेट हुआ। ठीक है। आजकल की जनरेशन के अंदर थोड़ी सी ये चेंजिंग है कि हमने उस कल्चर को निगेट करने के लिए हमने एग्जाम्पल्स कायम करते हैं दैट वी आर वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, आवाम के साथ मिलते हैं, घुलते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं। कई बार मिसकंसेप्शन भी होता है कि यार हम इसके दफ्तर गए ये तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार बर्डन ऑफ वर्क इतना ज़्यादा होता है, और वो भी मैस लेवल पे पब्लिक के लिए, कि वो काम करने इतने ज़रूरी होते हैं कि हम वो मिल नहीं पाते। क्योंकि एक बंदा जब मिलेगा वो एक्सपेक्ट करेगा उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, बैठा जाए और वो चीज़ करे, एक्सप्लेन करे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अपने मीटिंग के डेज फिक्स कर लिए, ये दिन पब्लिक के लिए, ये दिन हमारे फील्ड वर्क के लिए, ये ऑफिस में हमने फाइल वर्क करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये दिन हमने कंप्लेंट्स को एड्रेस करना है, सुनना है, ठीक है। तो हर बंदा जो है ना ऑफिसर है, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से, सोच के हिसाब से प्रोजेक्ट करता है अपनी पर्सनालिटी को। तो मैं कहता हूँ कि वही बंदा डिफ्रेंशिएट कर पाता है आवाम की नज़र में भी और लोगों में भी, जो हम्बल होगा, नाइस होगा, डिलीवर करना चाहता होगा, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होगी लोगों के साथ, और वो पावर के नशे में ये नहीं करेगा किसी को भी सुपीरियर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की तरफ वो उसको उसमें डाल दे। अच्छा, एक तो ये आपकी तरफ से एक एटीट्यूड होता है, और दूसरा जो हमारी नेशन है जिनको आप जाके डील करते हैं, वो क्या बिहेव करती है? मैं बताऊं कि ये भी मिक्स्ड होता है कि अगर किसी को तो हम सील करने जा रहे हैं तो वो तो कई बार रेजिस्टेंस बड़ी शो कर देता है, लेकिन कई जगहों पे बहुत प्यार और अपनाइयत भी मिल जाती है। हम किसी गांव में अगर जाएं तो जी ठंडा पानी लेके आ जाएंगे, दूध लेके आ जाएंगे, ठीक है, और कहेंगे कि नहीं आप हमारे ऑफिसर हैं, यहाँ बैठे, ठीक है। तो जहाँ पे हर जगह हर तरह के लोग हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनाइयत है, ठीक है। बस वो जो नेचर ऑफ वर्क हमारा इस तरह का है कि उनको लगता है कि शायद कोई आ गया हमें जुल्म करने के लिए, लेकिन वो जुल्म नहीं है। हमें उनको बताना पड़ता है कि जैसे ही आप बेशक इसको कहते हैं हमारे इलाके का डॉक्टर है, लेकिन इसके पास लाइसेंस नहीं है। जैसे एक गाड़ी चलाने की एक लाइसेंस चाहिए, तो ड्रग्स की प्रैक्टिस करने के लिए या उसको बेचने के लिए भी एक लाइसेंस चाहिए। बिल्कुल सही। अब गली मोहल्लों में अगर स्टेरॉइड लग रहा है, एंटीबायोटिक्स लग रही हैं, तो वो गलत है, ठीक है। वो कई बार बच्चों को इंजेक्ट कर देते हैं इतनी ज़्यादा स्टेरॉइड्स के उसमें से रिएक्शंस या उसमें से अमवात भी हो सकती हैं। तो ये हम उनको एजुकेट करते हैं, फिर जब वो चीज़ समझते हैं तो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं इसकी बात में थोड़ा वजन है। आपका ये तजुर्बा है कि जहाँ आपने प्यार और मोहब्बत से डील किया है वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है? हाँ, मेरा तजुर्बा है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो ना, तो वो एक एटीट्यूड आ जाता है अगले में भी कि नहीं अब जो मर्जी हो जाए, हमने ये कार्रवाई नहीं होने देनी। फिर मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि जब कोई इस तरह के आगे से रेजिस्टेंस आए तो वहीं पे जो खड़े हुए, पब्लिक होती है, वहीं पे खड़े हुए जो 3-4 मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको बिठाएं, उनको समझाएं कि मैं इस तरह से एक नुमाइंदा हूँ गवर्नमेंट का, मैं आया हूँ आपके पास, ये हमारी टीम आपके पास आई है, सही, ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम आए हैं। तो ये सरकार का काम है, इसमें कानूनी तौर पे भी मुदाखलत नहीं की जा सकती, अगर होगी तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत हो जाएगी। और फिर हमें ना चाह के भी यहाँ के जो लोग हैं जो मासूम बैठे हुए हैं और वो वैसे ही उसका बीच बचाव कराने के लिए आए हैं, हमें उनके नाम भी उसमें डालने पड़ेंगे क्योंकि वो कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। ठीक है। फिर वो मुअज़्ज़िज़ समझ जाते हैं कि ये जो है ना ये काम ज़रा लंबा खिंचने वाला है, ये हम भी इसमें आ जाएंगे। हाँ। फिर खैर हमें बड़े ही अपने वो फिर कहते हैं कि विजडम का इस्तेमाल करना है फील्ड में। और मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक बंदे को पकड़ने गया था, बड़ी दूर ट्रैवल करके गया हूँ, तो उसका बच्चा था, वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, वो बंदा कहीं बाहर था। तो मैंने अब बंदे को पकड़ना था क्योंकि वो कल्प्रिट था। अब वो बच्चा बड़ा अंडर एज है और वो टीका लगाने को भी तैयार है। मैंने उससे पूछा जी क्या मुझे है, तो कहता आपको ना गैस वगैरह सर को चढ़ गई है। मैं पेशेंट बन के गया हूँ उधर। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो डायग्नोस भी कर दिया इसने, ठीक है, अब ये मुझे प्रिस्क्राइब भी करके देगा। उसने निकाल के दे दी मेडिसिन भी, मैंने न्यूब्रोल खा भी ली ताकि इसको पता है। मैंने कहा ये मेडिसिन बहुत आपके पास है यार, मैं ना कहीं सफ़र पे निकला हूँ तो मुझे ना और भी चाहिए, तो कौन दे रहा है, ये वालिद साहब हैं कोई है, उसको मैं बुलाता हूँ। तो वो आया, उसका वालिद, और वो कल्प्रेट था मेजर, क्योंकि जारी बात है वो सारा इसको देख रहा था। उसको पकड़ा, फिर केस फिट किया और उसको भेजा आगे। तो ये कई बार आपको ना कल्प्रेट को
पकड़ने के लिए विजडम का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिल्कुल सब्र का भी है, विजडम का भी है, दिमाग हाजिर रखना पड़ता है। यानी कि आपने उसको फिर पकड़ लिया था वहाँ पे? हाँ, पकड़ लिया उसको, फिर वो आगे उसका चलान वगैरह हो गया तो फिर। अच्छा, यही आपकी बात से कि फार्मेसी के ऊपर तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं, दे रहे हैं, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। ये आपने अच्छा सवाल किया है, मैं इसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ। कुछ होती हैं OTC ड्रग्स जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर, ठीक है। वो एक आम, उसकी कैटेगरी पूरी होती है। वो एक आम पेशेंट भी अगर जाएगा ना, किसी फार्मेसी को कहेगा कि ये मुझे दे दो गोली, को पैनाडोल दे दो या कोई सर दर्द की पेट दर्द, वो आपको दे देगा, उसमें कोई लीगल बैरियर नहीं है, वो कोई भी जाके ले सकता है। उसको कहते हैं OTC मेडिसिन। ओके। कुछ हमारे कानून के अंदर ड्रग रूल्स हमारे बने हुए पंजाब के, उसके अंदर शेड्यूल गिवन है कि कुछ मेडिसिन है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते। सही है, आपने सही कहा कि ऐसी प्रैक्टिस है कि लोग दे रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी। उसको रेगुलेट करने की थोड़ी ज़रूरत है, हम कर भी रहे हैं, थोड़ा बहुत स्पीड अप करेंगे इसको। और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो मेडिकल स्टोर वाले नहीं दे सकते, फार्मेसी वाले दे सकते हैं। सही है। फार्मेसी में फार्मासिस्ट होता है, वो कैटेगरी A है। वो एलिजिबल हैं कि वो नारकोटिक दे सकते हैं, स्टेरॉयड दे सकते हैं, इंसुलिन दे सकते हैं, वैक्सीन दे सकते हैं, ये चीज़ें। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेडिकल स्टोर नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले देते हैं, हम उसको चलान कर देते हैं। इस पे मैं मेंशन कर दूं कि अभी हमारी लास्ट मीटिंग हुई है सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की पिछले हफ्ते। वो मिनिस्टर साहब ने चेयर की है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने। DG साहब जो है मोहम्मद सोहेल साहब, उन्होंने चेयर किया। और DG साहब की तरफ से एक एक्सीलेंट उसमें एक चीज़ आई कि अब हमने क्या करना है कि हमने जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, आम कोई बंदा चले उसको दे देते हैं, नारकोटिक है, स्टेरॉयड है, और ख़ास तौर पे उन्होंने एम्फसाइज किया एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक दे देते हैं और कोई भी बंदा जाए 4th जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, लास्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, एक बंदे को लगनी पहली दूसरी जनरेशन है, उसको आखिरी जनरेशन जिसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होंगे वो दे देते हैं। तो इसको हमने काउंटर करना है, इस पे एक्शन लेना है। हर बंदे की रसाई नहीं होगी। अगर एंटीबायोटिक कोई चीज़ हो तो हमने कोशिश करनी कि वो प्रिस्क्रिप्शन पे या वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है प्रिस्क्रिप्शन पे आए। एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल जो है उससे क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाती है। सही, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा सारी ज़िंदगी से इस तरह बेदरगे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करे, अपनी मर्जी से 2 दिन करता है, छोड़ देता है, कम से कम देखिए 3 दिन उसको एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन या 7 दिन करना है, या डिपेंड करता है कितना। कोई बंदा 1 दिन लेता है, छोड़ देता है कि मेरे सिम्टम चले गए हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो मरता नहीं है जरासीम, वो ग्रो करता रहता है। सही। कम होने के बाद फिर ग्रो करना शुरू कर देता है, और एक वक्त आता है उस एंटीबायोटिक का असर ही नहीं होता, वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। फिर आपको दूसरी एंटीबायोटिक पे शिफ्ट करना पड़ता है, एक वक्त उसके रेजिस्टेंस, फिर तीसरे पे इस तरह शिफ्ट करना होता है। एंटीबायोटिक हमेशा, जब मैं ऑडियंस को भी कहूँगा कि आप इस्तेमाल करें, अपने 3 दिन 5 दिन 7 दिन जितना भी कोर्स है डॉक्टर ने कहा है वो पूरा करें। और उसके अलावा खुद जाके एंटीबायोटिक को ना खरीदें, डॉक्टर के पास जाएं। अब आपके पास ऑनलाइन डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं, आप उससे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो आप वीडियो कंसल्टेशन लें, आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं, उसके बाद आप जाके मेडिसिन लें। और हर जरासीम की अलग एंटीबायोटिक होती है। ये नहीं है कि आपने एक बीमारी के लिए आप एंटीबायोटिक कोई और क्लास के ले रहे हैं जो उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। सही। तो जब वो बीमारी होगी तो वो जो एंटीबायोटिक आप ले रहे थे उससे वैसे रेजिस्टेंस हुए बैठे होंगे आप। तो ये कई चीज़ें जो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है फैलाने की। अच्छा, डॉलर जब महंगा हुआ था, डॉलर तो रोज़ महंगा हो रहा है। नहीं, डॉलर पहले से सस्ता है ना। अच्छा। अब दोबारा से चले हो रहा है, 300 से ऊपर गया था। मेडिसिन तो जाहिर सी बात, हर चीज़ महंगी हुई थी, लेकिन डॉलर एकदम नीचे भी थोड़ा सा है। जी। मेडिसिन की प्राइसेस वहाँ पे खड़ी हैं, नहीं, इसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए, मेडिसिन की प्राइसेस जो है ना, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, खाली डॉलर की प्राइस उसमें नहीं होती। जैसे रॉ मटेरियल की प्राइस, आपने वो कितने का आपको मिल रहा है बाहर के मुल्क से, बाहर के मुल्क जिससे रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, क्या उधर वो रॉ मटेरियल नायाब तो नहीं है कि उसकी प्राइस वहाँ पे ज़्यादा है। ओके। ये डिपेंड करता है। ट्रांसशिपिंग या फिर इंपोर्ट करने की कॉस्ट क्या आ रही है, कि वो जब समंदर के ज़रिए या जहाज़ के ज़रिए मटेरियल आ रहा है उसकी कॉस्ट क्या लगती है। फिर यहाँ पे लेबर या वर्क फोर्स की, आपको पता है, स्टाइपेंड या जो पैसे वो ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है, हर बजट में इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो भी अपनी कॉस्ट को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपग्रेडेशन हो रही होती है, रेगुलर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी उसकी वजह से कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अगर एक चीज़ कम हो रही है तो कुछ चीज़ें ज़्यादा भी हो रही हैं उनकी कॉस्ट, ठीक है। और जब आपको अपना सिस्टम अपग्रेड करना है,
अप टू डेट रखना है, लीगैलिटी के जो सारे वो हैं वो पूरे रखने हैं आपको, तो आपको ज़ाहिर बात है ख़र्चा करना पड़ता है। और ये कुछ हैं वो कम भी कर देती हैं कॉस्ट, लेकिन यूजुअली होता है या तो उसको मेंटेन रखते हैं या फिर ड्रैप के साथ या उनके साथ मिलके फिर मीटिंग करके। जब कोई डॉक्टर बिला वजह एक्स्ट्रा मेडिसिन लिख दे या महंगी लिख दे अपनी कमीशन के चक्कर में, बंदे को पता चल जाता है, तो उसका लॉ प्रोसेस क्या है, हमको क्या देखिए मैं इसमें ये कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं उसमें ना। बीइंग फार्मासिस्ट, मैं इसमें फार्मासिस्ट के रोल को ना पुट फॉरवर्ड करूँगा कि पेशेंट जाए फार्मेसी पे, आपको वहाँ पे पूछे कि फार्मासिस्ट से मिलना है, फार्मासिस्ट को बताया कि ये मुझे मेडिसिन दी है, वो सारा एक्सप्लेन करेगा कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका यूजेज ये होता है। अब फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर को कॉल कर सकता है, बाहर के मुल्कों में यही होता है, डॉक्टर को कॉल करके कह सकता है कि सर ये पेशेंट है, इसने ये मेडिसिन की है, इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये ब्रांड भी है, इसकी प्राइस ये ब्रांड भी, ये भी है, इस पेशेंट की ये इस्तात नहीं है, ये कह रहा है कि महंगी है, तो क्या मैं आपकी रिकमेंडेशन पे इसको कर दूं कोई और चेंज? तो डॉक्टर जो है वो कह सकता है जी आप कर दें, वो कर सकता है। इसके मुकाबले में पेशेंट खुद भी कह सकता है कि मैं डॉक्टर से चेक करवा के आया हूँ, तो और कौन सा आपके पास ऑल्टरनेटिव ब्रांड है, ठीक है? तो वो जो ऑल्टरनेटिव ब्रांड जो सेम फार्मूला का है वो फार्मासिस्ट रिकमेंड कर सकता है, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। रिकमेंड कर सकता है कि ये है, तो पेशेंट अगर अपनी मर्जी से वो लेना चाहता है। वैसे इस हवाले से ड्रैप का बहुत अच्छा वो कदम है कि कंपनी का नाम ही ना लिखें, फार्मूला लिख दें, जिसकी जेब जितनी इजाजत देती है वो ले ले। ये फार्मेसी सर्विसेज और जो ड्रैप के मुख्तलिफ अंदर इदारे हैं, अगर इस पर ट्रूली अमल दरामद हो जाए ना, और डॉक्टर्स कम्युनिटी और फार्मासिस्ट कम्युनिटी, देखें डिफरेंट कम्युनिटीज़ में ना रिफ्ट्स भी होती हैं, उनकी अपनी यूनियंस, एसोसिएशन, मफादात, XYZ चीज़ें होती हैं। तो अगर इनमें यूनिटी आ जाए, इत्तेहाद आ जाए और एक नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बात करें, तो गवर्नमेंट्स के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, डिसाइड करना। लेकिन जो आप एक बार चीज़ कर देते हो उसके ऊपर बड़ी अपोजिशन भी आती है कई बार, ठीक है, और फिर उसकी वजह से गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। 26 अरब रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हैं बजट में, आप क्या समझते हैं कितने फीसद प्रॉपरली सिंसियरली यूज़ हो जाते हैं लोगों के एहसास के लिए? मैं तो कहता हूँ कि अभी जो इस वक्त चल रहा है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का विजन है, उन्होंने इवन एम्बुलेंसेज जो है बल्कि ऑनलाइन जैसे कहें क्लिनिक ऑन व्हील कह लें कि गाड़ियां हैं वो तैयार करवाई हैं। सही है। उसमें डॉक्टर होगा, आपकी गांव गली मोहल्ले के अंदर वो होंगी, ठीक है। आपको कोई इशू आप कॉल करेंगे, वो वहाँ पे फिर रही होंगी, वो आपको आके चेक कर लेंगे। सही है। डॉक्टर आपके पास आके आपको चेक कर लेगा। ये चीज़ इनिशिएट होगी और ये गाड़ियाँ प्रोवाइड कर दी गई हैं डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट ये आगे प्रोवाइड कर रहा है जो तहसील और ज़िले की सतह पे। अच्छा, ये काम शुरू हो चुका हुआ है। इसके अलावा THQs और DHQs में मेडिसिन मुफ्त मिल रही है। सही है। वो सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो बाहर महंगे प्राइवेट मिलते हैं, ठीक है, वो उस लेवल के ब्रांड्स, और वही उसी तरह GSK की पैराडोल या इस तरह की चीज़ें वो आपको मिल रही हैं उसमें सरकारी हॉस्पिटल में। अरबों की परचेज है, बल्क परचेज जो होती है सालाना, वो वहाँ पे आ रही है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, और उसकी तरसील जो है वो पेशेंट्स को लिखी जा रही है, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं डॉक्टर्स। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके बेसिक हेल्थ यूनिट, बुनियादी मरकज़ सेहत, रूरल हेल्थ सेंटर, आपके RHCs, आपके THQ हॉस्पिटल्स और DHQ हॉस्पिटल्स, कोशिश करें कि यहाँ ज़रूर जाएं। यहाँ पे पढ़े लिखे कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं अपने शोबे के। आप OPD में जाएं 2 बजे तक, या जब तक उनका टाइम हो, 3 बजे 4 बजे तक हॉस्पिटल का। शाम को अलग डॉक्टर्स बैठते हैं, मॉर्निंग में अलग बैठते हैं, आप जाके उनको चेक करवाएं सरकारी में। आपका इलाज भी मुफ्त होगा, आपको मेडिसिन भी मुफ्त मिलेगी, और आपको मेडिसिन अगर 2 महीने 3 महीने चलनी है तो वो भी आपको मिलेगी। इवन आपका हमारे प्रोग्राम चले जैसे TB का प्रोग्राम हो गया, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रोग्राम हो गया, डायबिटीज़ का, तो वो अगर किसी को TB है तो मेडिसिन भी उसको घर तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है। अब ये होगा कि अगर उसको 3 महीने उसका इलाज चल रहा है, वो 3 महीने उसको घर तक मेडिसिन पहुंचेगी। गवर्नमेंट ये कर रही है। तो आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस वक्त। चलो, ये तो बहुत खुश आइंद बात है। हम तो सिर्फ अवेयरनेस की बात है, अगर अवेयर हो जाए ना, हाँ, तो मैक्सिमम यूज़
मेक यूज़ कर सकते हैं इस एफर्ट का जो गवर्नमेंट। ड्रग्स एक्ट है 1976, कितनी हद तक वो उसकी इन्फोर्समेंट हो रही है समझते हैं? ड्रग क्योंकि एक्ट ओवरऑल हमारे हाँ। इदारों में इन्फोर्समेंट जो है ना वो नहीं है। ड्रग एक्ट की इन्फोर्समेंट हो रही है। मिसाल के तौर पे ड्रग एक्ट आपका कहता है कि लाइसेंस होने चाहिए फार्मेसी मेडिकल स्टोर के। हम लाइसेंसिंग करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं, हम जाके सारी रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं। वो बंदा अप्लाई करता है, सरकार की अकाउंट में फीस जमा कराता है अपनी, न्यू लाइसेंस की भी अगर रिन्यूअल कराना है रिन्यूअल की कराता है, एक्सपायर हो जाता है उसका तो वो डेज काउंट होकर उसका फ़ाइन भी जमा करवाता है। हमारे पास इंस्पेक्शन मार्क होती है, हम जाके उसको चेक करते हैं ग्राउंड पे फार्मेसी एग्जिस्ट कर रही है, उसका बोर्ड ठीक है, उसका रेफ्रिजरेटर है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस है, आपकी एसी फ्रिज वर्किंग कंडीशन में है, आपकी प्रीमिसेस में कोई डर्टी चीज़ नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, रैकिंग सही हो रही है, क्वालिफाइड पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट फार्मेसी असिस्टेंट वो मौजूद है, उसकी पिक्टोरियल एविडेंस लेते हैं। उसके बाद हम उसको रेफ़र करते हैं कि हाँ इसको लाइसेंस क्लियरली दे दिया जाए। उसके बाद उसको फर्दर स्क्रूटनी होती है उस पर और उसके बाद उसको लाइसेंस इशू होता है। ड्रग एक्ट हमारा कहता है कि लाइसेंस होना चाहिए, वो है। ड्रग एक्ट कहता है कि आपकी मेडिसिन ओरिजिनल होनी चाहिए, उसके ऊपर हम रेड्स करते हैं, चालान सीज़ करते हैं। ड्रग एक्ट कहता है कोई जाली मेडिसिन ना हो, उसके ऊपर हम रेड और चालान कहते हैं। ड्रग एक्ट कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको रेगुलेट करना है, हम करते हैं रेगुलेट उसको। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ मेडिसिन बन रही है हम उसको देखते हैं। मतलब हमने कई ऐसे रेड्स किए। मंडी बहाउद्दीन आपका भी इलाका है, हाँ। पिछले 1-1.5 महीने पहले हमारे डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब और उनकी हिदायत पे हम लोगों ने बहुत बड़ी एक्टिविटी की, सक्सेसफुल रेट था। हमने इंटेलिजेंस को गैदर किया, हमने ऑर्डर प्लेस किया और वहाँ से जाके उन्होंने हमें बुलाया कि मंडी बहाउद्दीन में यहाँ से वो आप ले लें मेडिसिन। सही। हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, लोकेशन लॉक की और हमने वहाँ पे रेड कर दिया। और वहाँ पे पूरा घर था जहाँ पे जाली पायोडीन बन रही है। ओके। पायोडीन सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, 2-3 कंपनीज वेल नोन कंपनीज की बन रही है जाली। वहाँ पे हमने और भी चीज़ें देखी, लेकिन वो सारी बात हमारे डोमेन में नहीं। ये तकरीबन 2 महीने हो गए इस चीज़ को। तो हमने उसको सीज़ किया, उस पे वो हमने केस बनाया, उस पे मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, आवाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जारी बात एक बंदे को ज़ख़म है और ज़ख़म पे आप एक घर में गंदी जगह पे बैठ के आप एक पायोडीन बना रहे हो, वो भी जाली मिक्सिंग करके स्पूरियस। तो उस जख्म पे क्या असर होगा उसका? हाँ। बल्कि वो जख्म पे और जरासीम अंदर पेनिट्रेट करेंगे, बाय ब्लड आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा और हो सकता है वो आपको तरह तरह की बीमारियां कर दें। तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जिस तरह एक इंसान है वो हर वक्त सेहतमंद नहीं रह सकता, बीमार हो जाता है फिर वो सेहतमंद, इस तरह एक सोसाइटी में भी हर चीज़ हर वक्त सही नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई इलीगैलिटी होती है। ठीक है। तो ऑनगोइंग हमारी इंस्पेक्शंस, रेड्स, इंटेलिजेंस और वर्क हमारा चल रहा होता है दिन रात। जहाँ कोई चीज़ होती है, कंप्लेंट हो गई या रेगुलर हो गई, हम उसको पकड़ते भी हैं और उसको। लेकिन यहाँ पे कदम कदम पे मसला है ना। अभी आपने लाइसेंस की बात की है, हमारे यहाँ तो लाइसेंस भी बिकते हैं। लाइसेंस जो बिकने की बात है ना, ये आपकी एक बड़ी अच्छा पॉइंट है। उस पर मैं ना फार्मासिस्ट को, खासतौर पे फीमेल्स को कहता हूँ, सही है, कि अपनी कैटेगरी जो है ना, लाइसेंस एक कैटेगरी है ना, उसकी कैटेगरी को आम अल्फाज में कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अ फार्मासिस्ट। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैटेगरी के ऊपर वो लाइसेंस इशू करा सकती है, सही है, फार्मेसी का, बिल्कुल ठीक। और वो लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल ऑफ ड्रग्स हो जाता है। अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि वो एक आम बंदा है, अनपढ़, केस सिनेरियो आपको बताता हूँ, मैं अपनी चाहूँगा कि फीमेल फार्मासिस्ट भी सुने खास तौर पे इसको। आम अनपढ़ बंदा कहेगा मेरे पास पैसा है, मैं फार्मेसी बनाना चाहता हूँ। वो हायर करेगा एक फार्मासिस्ट को और कहेगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, आप प्रेजेंट रहें, सिर्फ कैटेगरी मुझे दे दें, आपको मैं उसके पैसे देता रहूँगा पर मंथ, या सालाना देता रहूँगा। वो फार्मेसिस्ट वहाँ पे मौजूद नहीं होती, वो कैटेगरी दे देती है। अब वो अनपढ़ बंदे को नहीं पता स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है। कई बार हो सकता है वो जाली मेडिसिन बेचना शुरू कर दे, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बेचना शुरू कर दे, वो इलीगल मेडिसिन बेचना शुरू कर दे, अनरजिस्टर्ड बेचना शुरू कर दे, जिसके लाखों करोड़ों में फेंसेस हैं। सही है। रेड हो जाए वहाँ पे, कंप्लेन हो जाए वहाँ पे, वहाँ चेकिंग हो जाए, वो पकड़ा जाए, तो मुजरिम कौन होगा? वो बंदा भी होगा, साथ वो फार्मासिस्ट भी होंगी जो फीमेल होंगी या मेल जो भी होगा, वो भी मुजरिम होगा। और अगर वो कहेगा ना कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे मुजरिम बना दिया, तो आपका कसूर है कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं है। जब लाइसेंस होता है तो लाइसेंस में आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है, बयानी हल्फी। उसमें लिखा होता है कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स, आई शैल बी प्रेजेंट हेयर ऑल द टाइम जब फार्मेसी ओपन रहेगी। लेकिन चूंकि वो होते ही नहीं फार्मेसी पे, तो ये, और आपने एफिडेविट दिया है, तो कानून में तो आप वहीं गलत हो जाते हैं। तो फिर आप मुलजिम होते हैं और फिर वो अदालत में जाके आपको, फीमेल्स में फिर अदालत में जाना, फिर वो हमें भी बुरा लगता है लेकिन जाना पड़ता। अच्छा, हमारे माशरे में एक नया ट्रेंड भी चल रहा है कि कंपनीज सैंपल बना रही हैं
मेडिसिन का सिंपल सैंपल बना के वो डॉक्टर्स को बेचती हैं कि वो पेशेंट्स को चेक करवाएं, खुद चेक करें, अगर वो अच्छा है तो उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ शिकायत ये भी हैं कि वो सैंपल बिक रहे हैं आगे मार्केट में। ये आपकी बिल्कुल सही पॉइंट है और मुझे इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आप पॉडकास्ट से पहले काफ़ी रिसर्च करके आए हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक आम पॉडकास्ट करने वाले शायद उस इंसान को ना पता हो। कोशिश की है मैंने, क्योंकि एक अच्छा आदमी आ रहा है, क्रेडिबिलिटी आ रहा है तो उसे बंदा। बाकी आपने ये पॉइंट किया और ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। कंपनीज क्या करती हैं, फिजिशियन सैंपल बनाती हैं जो सिर्फ डॉक्टर के लिए होता है कि आपने टेस्ट करना है और ये आपने प्रिस्क्राइब कर देना, अगर ये अच्छा लगे आपने एक दो पेशेंट को चेक करवा दें, कोई गरीब बात है उसको चेक करा दें, अगर असर होगा तो ये आप अच्छा लगे तो आप इस्तेमाल करें। लोग क्या करते हैं कि फिजिशियन सैंपल को इकट्ठा करते हैं, हाँ, कुछ मिडल मैन होते हैं, उसको जाके गली मोहल्लों में अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको बेचना शुरू कर देते हैं, या फिर कहीं फार्मेसीज पे भी कोई थोड़ा बहुत बेचना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो चूंकि उनको तो फ्री मिलते हैं, वो आगे बेच के अपना प्रॉफिट रख लेते हैं। एक अताई या जाली डॉक्टर है, वो एक इंजेक्शन है लगाने वाला या कोई मेडिसिन खाने वाली, वो उसको निकाल के तोड़ के खुराक बना के दे देता है और उससे पैसे ले लेता है। तो उसको तो नहीं पता पेशेंट को ये मुझे असली मेडिसिन की खुराक बना के, ये फिजिशियन सैंपल की है क्या है, ठीक है। और मेडिकल स्टोर पे फिजिशियन सैंपल वैसे नहीं बेच सकते, ठीक है। तो जब मेडिकल स्टोर पे होता है तो हम उस पर ऑफेंस लगाते हैं कि सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर सेल ऑफ द फिजिशियन सैंपल, सही है, ठीक है। और फिर हम उसमें क्वालिफाइड नहीं है तो हम लिखते हैं सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर सेल ऑफ द ड्रग्स इन द एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। इसकी सजा क्या होगी? उसमें भी डिफरेंट इसकी सजाएं हैं। ड्रग एक्ट में हमारे ना हर ऑफेंस के लिहाज से हैं, कुछ हज़ारों से लेकर कुछ लाखों तक भी हो सकती हैं। वो ऑफेंस की नेचर पर डिपेंड करता है और द क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन रिकवर्ड पे डिपेंड करता है। ये है बस, इस तरह से हम पकड़ते हैं उसको। और बड़े बड़े रेड्स होते हैं, कई बार तो बड़े रेड्स में हमने मुख्तलिफ ब्रांड्स के पूरा माफिया जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड के पूरे घर भरे होते हैं उन्होंने। डॉक्टर्स भी मुलव्वस होते हैं प्रॉपर। जी, वो आप, अब मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ होती है ख़राब जिसकी वजह से फिर माशरे के अंदर वो चीज़ ओवरऑल जो मेडिसिन का कीमत का बढ़ाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके बारे में कोई इल्म इस पे तो मैं आपको कहूँगा कि आप ड्रैप को ही कहें और ड्रैप का कोई नुमाइंदा जो उस पर बेटर आपको आंसर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन अगर ड्रैप की है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान, सही है, ठीक है। तो बस हम ये चेक करते हैं फर्दर के उस पर फिक्स प्राइस से ज़्यादा ये ना बेचें। आपकी फील्ड थोड़ी मुश्किल सी है, क्योंकि जो भी रेड्स वाली फील्ड है ना, जिसमें रेड डालनी होती है, ज़ाहिर बात है रेड माफिया के ऊपर हमेशा डलती है, वो मुश्किल होती है। तो फार्मा इंडस्ट्री जो है वो आपको ब्लैकमेल करती है? नहीं, ब्लैकमेलिंग तो नहीं कहेंगे, मैं आपको कहूँ कि हर्डल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। जो तो कोई बहुत नोटोरियस बंदा हो या कोई इस तरह का हो तो वो तो आप कह लेते हैं ब्लैकमेलिंग होती है, लेकिन ना आपके ऊपर प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, तो आप उसको ब्लैकमेलिंग कह लें या कुछ भी कह लें। ज़ाहिर बात है एक बंदा किसी मुश्किल में फंसेगा तो उसकी सिफारिश में भी कई लोग आएंगे। वो पाकिस्तान का तो ये एक कल्चर है। लेकिन ना बस ये होता है कि आपको यू हैव टू अप्लाई योर विजडम, यू हैव टू बी अ बिट डिप्लोमेटिक, ठीक है। आपको अपना इंटेलेक्ट अप्लाई करना पड़ता है केस टू केस, कि आप कहीं पे किसी माफिया से ब्लैकमेल या उसके अंडर द इन्फ्लुएंस ना आए और आप जो चीज़ एड्रेस करना चाह रहे हैं इशू वो भी हो जाए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो बंदा कोई चीज़ कर रहा है तो हम उसको एक तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है, किसी भी तरीके से। अगर नहीं होता तो फिर हम अपने रिस्क पे लेके वो चीज़ कर गुजरते हैं, क्योंकि हमें जाहिर बात है कि या तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या वो चीज़ कर गुजरेंगे। और अगर एक ऑफेंस हो गया एक जगह पे, इस्टेब्लिश हो गया और हमने एक एक्टिविटी कर दी है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम उसको अनडू कर दें, बनता भी यही है। हाँ, वरना जाहिर बात है कि ये जो सिस्टम है ना, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल है, जो डार्विन की थ्योरी है। अगर आप फिट इनफ हो कि आप प्रेशर्स का मुकाबला कर सकते हो और आप वो सब प्रेशर्स को हैंडल कर सकते हो, न्यूट्रलाइज कर सकते हो, तो फिर आप सर्वाइव करोगे। अगर तो आप दब जाओगे किसी भी जगह पे जाके तो फिर क्या फ़ायदा आपके सीट पे बैठने का। नहीं, बिल्कुल बेहतरीन है। काफ़ी बात हो गई है माशरे के हवाले से। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी तरह आपकी तरह जो मेहनत करके आगे आना चाहते हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की चाहत है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर बन जाएं। तो पेपर्स के हवाले से भी आप, मुझे इल्म है कि कुछ काम कर रहे हैं, कोई बुक्स वगैरह भी आपने लिखी हैं, तो वो कौन से पेपर्स हैं जिनके हवाले से आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं? मैंने जो पेपर पास किया था वो तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है।
अगर कोई मुझसे पूछे कि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सेटअप एंड दे आर फार्मासिस्ट, ठीक है, तो कौन सी ऐसी विंडो या गेटवे है जिसको उसको क्रॉस करना पड़ेगा? वो है पब्लिक सर्विस कमीशन। सही है। अब उसमें पंजाब के जो स्टूडेंट्स होंगे फार्मासिस्ट, वो क्लियर करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC, बलूचिस्तान वाले BPSC, खैबर पख्तूनख्वा वाले KPPSC, इसी तरह से सिंध वाले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC, फेडरल यानी कि पूरे ओवरऑल जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC। ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। मैं उनको बताता हूँ कि आपका एग्ज़ाम्स का क्या क्राइटेरिया है, उसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ बुक्स लिखी हैं। पहला चैलेंज मेरे पास ये था कि सारे के 5 साल के कोर्स को इकट्ठा करना। सही है। जो सबसे मुश्किल चीज़ मुझे लगी थी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में वो ये थी, कोई कंक्रीट गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। किसी के पास जाके पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जान छुड़ाएगा, ज़्यादा से कहेगा ये 2 सब्जेक्ट पढ़ लो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव टू कम्पीट अक्रॉस पंजाब विद थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको उसी कैलिबर पे तैयारी करनी है। आपके साथ MPhil स्कॉलर्स भी पेपर देंगे, PhD स्कॉलर्स भी देंगे, आपके साथ मल्टीपल जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं वो भी पेपर दे देंगे और आप फ्रेशर हो गए और आप कम्पीट करोगे। तो सबसे पहले सिलेबस जो है उसको आपने तैयार करना है पूरा, जो पढ़ा है 5 साल का। फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग सुने कि फार्मासिस्ट जो हैं वो 5 साल का अपना सिलेबस पूरा तैयार करें। उसकी तैयारी के लिए अगर आप समझते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि 5 साल आप करें, तो मैं ये सही बात है आपकी, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 100% सिलेबस तैयार करें, लेकिन 50% करें, 60% करें, 70% करें, क्योंकि जो अपर मेरिट आएगा ना, अपर मेरिट, वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो इंटरव्यू देते हैं और उसमें फिर वो जाके सिलेक्ट होते हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि आप लोग नहीं कैसे, अगर एक भी सीट है तो उसमें आपने अप्लाई करना है। मैंने बुक लिखी है उसमें एक फार्मासिस्ट के नाम से, उसमें मैंने सारे के सारे 5 साल के सिलेबस को कंपाइल कर दिया ताकि फिर किसी को मेरी तरह वो हर्डल्स ना आए किसी बच्चे को। बेहतरीन। उसमें मैंने 5 साल के सिलेबस को इनकॉर्पोरेट किया है। MCQs लिखे, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू बुक के 20+ चैप्टर्स के उसमें मैंने लिखी, फार्मासिस्ट को पता है। 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव उसमें लिखे, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स उसमें ऐड किए हैं, उसमें मैंने पास पेपर्स ऐड किए हैं और काफ़ी उसमें मटेरियल जो सारे के सारे जो है सब्जेक्ट्स ना, क्योंकि लोग कहते हैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लो तो आपका हो सकता है पेपर पास हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। आपने क्या करना है कि किसी चीज़ को आपने एक स्लोप बनानी है, ग्रेडियंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मीडियोकर एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गोइंग टू द मीडियोकर एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, देन यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द जो पेपर मार्किंग स्कीम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, एक छोड़ देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, एक गलत करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्क होगा और 0.25 उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपके जितने गेन नंबर हैं। इसकी प्रैक्टिस नहीं है लोगों को। सही। लोग तुक्के लगा के 20 नंबर के वो 30 नंबर का वो कर देते हैं तुक्के की बेस पे, और आपके अटेन नंबर में से वो माइनस हो जाते हैं और आप पास से फेल की तरफ चले जाते हो, या अपर मेरिट में से लोअर में चले जाते हो जिसमें आप फॉल नहीं कर पाते। अगर नहीं आता तो ना करें, उसकी प्रैक्टिस करें। आपने अपने आप को असेस कैसे करना है, इसकी साइंस को समझने के लिए मैंने अलग बुक लिखी। 38 के करीब मैंने पेपर्स सेट किए, 100 नंबर का एक पेपर, आपने 90 मिनट्स के अंदर वो पेपर अटेम्प्ट करना है, जो PPSC का जो भी क्राइटेरिया है। अपने आप को वो नंबरिंग देनी है, सही पे 1 नंबर दे देना है, गलत पे आपने 0.25 नंबर मार्क कर देने और 0 पे 0, और आपने फिर 100 में से नंबर देने अपने आप को। पहले 1, 2, 3, 4 पेपर में आपको मुश्किल होगी, फिर आपको पता चलेगा कि मुझे कितना लीव करना है, कितना नहीं करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। जब 38 पेपर से गुजरेंगे ना, उनके मुकाबले में वो जितने भी लोग होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे वहाँ पे, वो वहाँ पे पैनिक भी करेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी करवाएंगे, टाइम भी नहीं मैनेज होगा, क्योंकि उन्होंने मॉडल पेपर जो मैंने अगर बुक लिखी है उस तरह उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी उस तरह से। सही है। तीसरी बुक जो थी मैंने लॉ के ऊपर लिखी, फॉरेंसिक फार्मेसी, क्योंकि एक ड्राई सब्जेक्ट लगता है सबको, ख़ास तौर पे ऐसी सीट जो फेडरल की आती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की, प्रोविंशियल की आती हैं, या फार्मासिस्ट की सीट्स आती हैं जिसमें आगे चल के यू आर एलिजिबल टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। उसमें ये होता है कि आपने वो बुक है, उसमें लॉ की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन लॉ से भी आ सकते हैं। वो बड़ा कोर कंपोनेंट है हमारी 5 साल का सिलेबस का। वो सबको ड्राई लगता है, आपको पता है कानून की लैंग्वेज मोस्टली कई स्टूडेंट्स को ड्राई लगती है, समझ ही नहीं आती कि शेल कहाँ है और क्या है, और उसके एक लफ्ज़ से ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके मैंने थॉरली उसके प्रॉपर डिटेल्ड MCQs भी बनाए, ठीक है, उसके अंदर उसकी थ्योरी भी इनकॉर्पोरेट की है, एक्ट्स और लॉज एंड रूल्स। हर प्रोविंस के अलहदा रूल्स होते हैं, आपको पता है, बिल्कुल। एक्ट है और रूल्स प्रोविंस के होते हैं एज पर नीड, ठीक है, फिर बाद में रेगुलेशंस वगैरह। तो मैंने सिंध के अलहदा रूल्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, पंजाब के, बलूचिस्तान के, KP के, ठीक है, जितने भी हैं
वो उसमें इनकॉर्पोरेट किए ताकि हर सूबे का फार्मासिस्ट बच्चा जो है उधर से तैयारी कर सके और वो फिर किसी से कम ना हो। काफ़ी मेहनत की आपने। तो जो ये पीपीएससी का पेपर है, इसमें मेन किस चीज़ के ऊपर फोकस करें स्टूडेंट? अच्छा, इसमें जो गलतियां होती हैं स्टूडेंट नॉर्मल कर जाते हैं? इसमें ये होता है कि पेपर 100 नंबर का, 80 नंबर आएंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आपका फार्मासिस्ट को पता है इस चीज़ का कि आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, आपकी फार्माकोग्नोजी, इस तरह के कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो फार्मेसी बेस्ड हैं, जिनमें से पेपर आता है 80%। 20% पेपर आएगा इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियत, करंट अफेयर, जीके वगैरह में से। अब लोग क्या करते हैं कि वो 80% क्योंकि उन्हें 5 साल पढ़ा था, वो थके होते हैं उनसे, वो कहते हैं इनको छोड़ो, हम ना इंग्लिश उर्दू की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो 20% पे इतना फोकस कर देते हैं कि 80% छोड़ देते हैं। 20% आप लोग उसमें से, मैं कहता हूँ कि 15 से 18 नंबर ले सकते हैं। कैसे? इंग्लिश है तो कोई आपको मुहावरा है, इडियम, कोई एंटोनिम, सिनोनिम, कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी। उर्दू का कोई मुहावरा आ जाएगा, कोई शायर का नाम कुछ आ जाएगा, हो सकता है आपने सुना, आपको पता हो। आपको मैथ्स की कोई इक्वेशन आ जाएगी, आप उसका वो चीज़ कर सकते हैं। आपको इस्लामियत की कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी जो आपने शुरू से पढ़ी इस्लामियत बचपन से। तो बचपन से लेकर आज तक की जो आपकी तैयारी है वो आपकी तैयारी है, ठीक है। तो मतलब 15-18 नंबर आप उसमें ले सकते हैं। आपको असल एफर्ट जो करनी है वो करनी है अपने 80% के ऊपर। 20% फिर आपने बोनस अगर पीरियड आपके पास बचे तो करें। और इतना होता है कि लोग एक और गलती करते हैं, कहते हैं हम तैयारी तब करेंगे जब सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। उसमें क्या होता है कि जो उस वक्त बैठे होते हैं ना उस डेट के वेट में, वो अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सेटअप इन कमिंग 5 years, ठीक है। तो मैं अपनी तैयारी के प्रोसेस को कंटिन्यू रखूंगा, या फिर 1 साल में अगर सीट सारी 2 साल में आ रही है तो मैं क्या करूंगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर कॉलेज फार्माकोलॉजी या मेडिसिन है, इसको हम पढ़ते थे, लोगों को मुश्किल लगता है। मैं अपनी तैयारी के फेज़ में हर दिन 2 चैप्टर्स कवर करता था, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, उसको अंडरलाइन करना है। अगले दिन मैंने फिर 2 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन वो 2 पढ़ने से पहले मैंने पिछले 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना जो अंडरलाइन है। तीसरे दिन मैंने पिछले 2 को नहीं, पिछले 4 को रिवाइज करना है। चौथे दिन मैंने पिछले 6 को रिवाइज करना है। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करना स्टडी को। इसके मुकाबले में वो लोग जो पहले 1 चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ के आए होंगे और 20वें या 40वें चैप्टर में पिछले शुरू वाले भूल ही चुके होंगे। वॉलेटाइल मेमोरी होती है, आपको पता है हमारी, वो भूल चुके होंगे। उसके मुकाबले में डेली बेसिस पे सारे चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे। आपका आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, फिर पौना घंटा ज़्यादा लगेगा तीसरे दिन, अगले दिन आपका 1 घंटा 15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, 2 घंटे। लेकिन क्या होगा, आपको MCQs कहीं से भी आ जाएगा तो आप पढ़ सकेंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, आप उसमें पूरे नंबर ले सकते हैं। पहले कोई MCQ ऐसे होते हैं जिसमें आपको चैप्टर्स को रिलेट करके सिनेरियो बेस्ड आंसर देना होता है। तो पहले चैप्टर की नॉलेज को आप 20वें चैप्टर के साथ इनकॉर्पोरेट करके वो आंसर दे सकते हैं। क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियोज होते हैं हमारे काफ़ी। उसके मुकाबले में जिन्होंने ये प्रैक्टिस नहीं की होगी पर वो सिर्फ डेट का इंतजार कर रहे होंगे, डेट आई, आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने में कुछ टाइम सर्व हो जाएगा, अप्लाई करने के बाद बुक खोलने के लिए शेड्यूल बनाने में कुछ टाइम सर्व हो जाएगा, शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते, आपको रीशेड्यूल करना पड़ता है चीज़ों को, तो रीशेड्यूल करने में और उसमें सेट होने में टाइम लग जाएगा। बिल्कुल। आंखों को एक अडेप्टमेंट चाहिए होती है उसके साथ, बुक के साथ, उसमें टाइम लग जाता है। ये सारी वो बेसिक चीज़ें, प्रॉब्लम्स हैं जो आम बच्चे के हैं। वो अगर आप अपने आप को पेपर दे रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फाइंग योरसेल्फ कि मैं तो पेपर दे रहा हूँ, पी रहा हूँ, शायद मैं पास हो जाऊँ, तो नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जाके आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में जाके आपके पास जब सामने डीन ऑफ सब्जेक्ट बैठा होगा, प्रोफेसर बैठा होगा, कोई प्राइवेट और बंदा बैठा होगा, एक CSP ऑफिसर भी बैठा होता है, ठीक है, या कोई PMS CSS या ब्यूरोक्रेट बैठा होगा, रिटायर्ड बैठा होगा। पैनल के सामने जब आपसे पूछा जाएगा किसी मेडिसिन का, किसी ड्रग का, तो ये जो हमारे फार्मासिस्ट देख रहे हैं, इन्होंने आंसर करना, ये क्या करेंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो मुझसे जब पूछा गया, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने तैयारी इसकी काफ़ी पहले शुरू कर दी, तो आपको पता है कि हम उस वक्त वो CSS की प्रिपरेशन की तरफ भी हम कोशिश कर रहे थे। तो PPSC अनाउंस होने वाला था, तो मैंने साथ साथ उसको भी देख रहा था। ठीक है। फिर जब अनाउंस हुआ, मैंने कहा क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको पॉज करूँ, CSS मैं इसकी तरफ आऊँ, तो मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी को फिर स्पीड अप कर दिया था। और वो चीज़ मुझे काफ़ी साथ दिया। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे 5 साल के, तो अपने नोट्स को खासतौर पे कंपाइल ज़रूर रखें। सही है। तो वो चीज़ आपका साथ देती है। और ये जो आपने प्रोसेस एक बताया ना कि पिछले 2 अगले के साथ वो भी रिवाइज करना, कैरी फॉरवर्ड स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है स्मार्ट स्टडी की। ये हिफ्स की ना एक पॉलिसी है। हाँ, है ना, ये हाँ, उसको कहते हैं सबकी।
हाँ। हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है ना उसको साथ सुनाना है, फिर आगे सबक भी सुनाना है, फिर उससे बैक एंड पे मंजिल होती है पिछले पारे जो अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मेरे 15 पारे हो गया ना, 15वें पारे पे मेरा सबक है तो मैंने 15वां मुकम्मल सुना के आगे सबक सुनाना है। पीछे जो 15 पारे हैं ना उनमें से भी 2-2 पारे करके साथ साथ डेली सुनाने हैं। अभी आप देख लें, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी हिफ्स करने की, लेकिन ये मैंने सीखी खुद प्रैक्टिस खुद करके, और सीखी। मुझे ये लगा कि यही होना चाहिए। तो जिसने भी ये जो मतलब हमारी इस्लामिक टीचिंग्स को प्रीच करते हैं, स्कॉलर्स हैं जो सिखाते हैं, हिफ्स करवाते हैं और लोग हिफ्स करते हैं, वो ऐसे ही पॉसिबल होता है। बिल्कुल ऐसे ही पॉसिबल होता है, वैसे तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर दें कम्पीट करके, पूरे पंजाब के 8,000 लोगों से मेरा कंपटीशन था उस वक्त, मेरे साथ कुछ लोग पास हुए, मैं हुआ, लकी था। तो आपका कंपटीशन दिन ब दिन 10,000, 12,000, 15,000 ये ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, ज़्यादा कंपटीशन है। तो बेस्ट अमंग्स द रेस्ट ऑफ द पीपल इन कंपटीशन वाली बात है कि आपको होना चाहिए। बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही है। लाइक भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके टाइम का दोबारा से बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम।